स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल जो है आज इसमें जो सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूं दैट इज जीएस पेपर 2 एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में आज जो है हम साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में राइट वहां पे दो कंट्री के बीच में चल रहे करंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज बिटवीन कंबोडिया एंड थाईलैंड, and it is related to a very important region for both of them, that is called Emerald what triangle. Now Emerald triangle क्या है, recently ऐसा क्या हुआ, इसका क्या historical background है, this we will cover in this video, right? मेरे दोस्तों, यहां पे अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, one is from the हिंदुस्तान टाइम्स एंड सेकंड इज फ्रॉम द हिंदू। इसमें बोला क्या जा रहा है कि कंबोडिया क्या कर रहा है, कंबोडिया टू बिगिन मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन। व्हाट इज कॉन्स्क्रिप्शन? कॉन्स्क्रिप्शन मतलब होता है मेरे दोस्तों आपका क्या, इट इज कंपल्सरी एनलिस्टमेंट। व्हाट? कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ सिटीजन्स इनटू आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि वहां के जो सिटीजन्स हैं खास करके 18 से 30 साल की उम्र के, उनको कंपल्सरी है कि वो अब कंबोडिया आर्मी में उनको वॉलंटरी 24 महीने के लिए सर्व करना ही करना है। वॉलंटरी आएंगे लेकिन उनको कंपल्सरी हो गई सर्व करना ही करना है। मेरी बात क्लियर? ये आज से 20 साल पहले कंबोडिया ने कानून लाया था, क्या करने के लिए कि भाई हमारे सिटीजन जो है वो कम से कम इतनी सर्विसेज कंबोडियन आर्मी को दें, बट पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, अब इसको इतनी आर्मी को रखने के लिए जो फाइनेंसेस चाहिए वो उनके पास नहीं थे, इसलिए इसको क्या कर दिया, निकाल दिया। लेकिन अब जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने प्लेज किया है दैट वी आर गोइंग टू एलोकेट अ मनी, जिसमें हम जो हैं अब जो एक्स्ट्रा आर्मी या मिलिट्री जो बढ़ाएंगे उसके लिए हमारे पास फंड अवेलेबल होंगे, क्योंकि इट इज नाउ ऑफ व्हाट, इट इज नाउ कम्स टू नेशनल इंटीग्रिटी। ये अब नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल है, ये सॉवरेनिटी का सवाल है भैया, राइट? ये सवाल है एक्सटर्नल एग्रेशन का जो बढ़ता जा रहा है, और इसी एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने के लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन आया कहां से, थाईलैंड से आया, इसी को रोकने के लिए मेरे दोस्तों आपका ये मैसेज है क्लियर कट के से कंबोडिया की तरफ से। तो आइए एक एक करके सब चीजें जानते हैं। इफ यू आर सीइंग ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट योर कंबोडिया, जिनका नाम है ह्यून मैनेट। ह्यून मैनेट ने बोला है कि अब देयर इज कंपल्सरी व्हाट मिलिट्री सर्विसेज जो हम अगले साल स्टार्ट करेंगे। 2006 में एक कानून लाया था जिससे बोलता है कंस्क्रिप्शन लॉ, जिससे कंपल्सरी सर्विसेज करी थी, बट हम इसको आगे चला नहीं पाए। ये इसलिए क्योंकि अभी कंबोडिया को जरूरत है, अकॉर्डिंग टू हिम द मिलिट्री नीड इज बिकॉज ऑफ व्हाट, टू डिफेंड नेशनल सॉवरेनिटी, राइट? अपने नेशनल सॉवरेनिटी को हमें क्या करना है, डिफेंड करना है। अब हुआ क्या है, मई 2025 में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ दोनों देशों के बीच में, जब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर में जब फायरिंग हुई, जिसपे कंबोडियन सोल्जर जो है उसको मार दिया किसने, आपके थाईलैंड सोल्जर्स ने, राइट? और यहीं से मेरे दोस्तों आपके बहुत डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिटेलिएशन स्टार्ट हुए। दोनों ने एक दूसरे के बॉर्डर्स जो है क्लोज कर दिए और ट्रेड्स और इकोनॉमिक सैंक्शन जो है एक दूसरे के ऊपर लगा दी। और मैंने आपको क्या बोला, खास करके क्या रीजन है इसके पीछे गोली मारने का या लड़ने का, दैट इज एमराल्ड ट्राइंगल आर डिस्प्यूटेड रीजन। अब आप समझिए एक और चीज क्या हुई है, जो रिटायर्ड थाईलैंड के पीएम थे, राइट? रिटायर्ड जो थाईलैंड के पीएम थे उनकी जब बात हुई कंबोडिया के साथ, राइट, तो उसमें उनकी जो वो कन्वर्सेशन थी ना वो लीक होगी। उसमें पता चला कि किस तरीके से थाईलैंड जो है कॉन्स्पिरेसी कर रहा है इस एमराल्ड रीजन पर और कंट्रोल पाने के लिए। तो चलिए आइए समझते हैं कि आखिरकार एमराल्ड ट्राइंगल क्या है। दोस्तों, अगर आपने सुने हो ऐसे 2-3 टर्म्स बड़े फेमस है, इस एमराल्ड ट्राइंगल को आप कंफ्यूज मत कर लेना किसके साथ, आपका गोल्डन ट्राइंगल के साथ। गोल्डन ट्राइंगल और एमराल्ड ट्राइंगल दोनों में डिफरेंस है। गोल्डन ट्राइंगल व्हिच इज बेसिकली अ रीजन बिटवीन म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, व्हिच इज वेरी अनफेमस फॉर ड्रग प्रोडक्शन। वहीं पे एमराल्ड इज फेमस फॉर मिनरल रिच रिसोर्सेज। तो गोल्डन ट्राइंगल का कोई भी किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है एमराल्ड ट्राइंगल के साथ। अब एमराल्ड ट्राइंगल जो है वो बहुत हेविली फॉरेस्टेड है और आज तक इसके रिसोर्सेज को अनटैप्ड है।
टच ही नहीं किया। टच इसलिए नहीं किया है क्योंकि आपका खास करके थाईलैंड, अब एमराल्ड ट्रायंगल में दोस्तों आपका क्या लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया तीनों के पास आता है, लेकिन ज्यादा डिस्प्यूटेड किसके बीच में चल रहा है? थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में चल रहा है। डिस्प्यूटेड कैसे हो गया, क्या इसकी हिस्ट्री है, यही हमें समझना है। ठीक है, नेम एमराल्ड इसको इसलिए दिया बिकॉज इट इज वेरी डेंसली फॉरेस्टेड, वेरी हार्ड टू मॉनिटर, इतना लश ग्रीन है कि यहां पे सिक्योरिटी को एंश्योर करना इज नॉट इजी एट ऑल। मेरी बात क्लियर? अब आपको समझना है इसके पीछे हिस्ट्री। अब अगर आप देखेंगे कंबोडिया जैसे इंडिया में, आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी आई, उनमें एक फ्रेंच भी थी जिसका भी विश था किसके साथ, किसकी तरह, ब्रिटेन की तरह कि मैं कॉलोनाइज करूं इंडिया को, लेकिन वो अल्टीमेटली कर नहीं पाई। लेकिन हां, फ्रेंच के अंडर बहुत सारी और कॉलोनीज थी। आसियान नेशंस में यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में कंबोडिया जो है उसको कौन रूल कर रहा था भाई? फ्रेंच रूल कर रहे थे। और थाईलैंड जो है मेरे दोस्तों इट वाज इंडिपेंडेंट, यानी दिस वाज इंडिपेंडेंट और कंबोडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रांस। अब मुझे एक बात बताओ, अक्साई चीन का जो प्रॉब्लम है इंडिया और चाइना के बीच में, किसकी वजह से? ब्रिटिशर्स की वजह से। ब्रिटिशर्स ने 2 बॉर्डर खींच दिए, ब्रिटिशर्स ने 2 बॉर्डर खींच के रख दिए। अब एक बॉर्डर चाइना क्लेम करता है कि मैं इसके अकॉर्डिंगली मारता हूं, एक बॉर्डर इंडिया क्लेम करता है। अब आप मैकमोहन लाइन ले लो, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप रैडक्लिफ लाइन ले लो, ये भी प्रॉब्लम है। बिकॉज इनके टाइम पे जो बॉर्डर्स बनाए गए थे वो बहुत वेग थे, जो मैप्स ड्रॉ करे गए थे वो बहुत ही डिस्प्यूटेड थे, बहुत ही कंट्रोवर्शियल थे। अब तब तक तो फ्रेंच के पास अच्छी आर्मी थी, तो वो थाईलैंड को मेरे दोस्तों आपके लगने नहीं देते थे अपने साथ। लेकिन जैसे फ्रेंच ने मेरे दोस्तों आपका कंबोडिया छोड़ा, तो उसके बाद अब ये एमराल्ड जो रीजन है इट वाज स्टिल डिस्प्यूटेड, इसका मैप बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। अब उसी कारण क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, थाईलैंड भी इस पे बहुत ज्यादा क्लेम कर रहा है और कंबोडिया भी इस पे क्लेम कर रहा है। अब थाईलैंड की मिलिट्री अगर आप देखोगे इट इज वेरी स्ट्रांग, थाईलैंड की मिलिट्री इज वेरी स्ट्रांग इन कंपैरिजन टू कंबोडिया। और थाईलैंड में कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया में अभी थी नहीं। थाईलैंड के पास रिसोर्सेज भी अच्छे हैं, थाईलैंड के पास फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों थाईलैंड जो है बार बार ये प्रॉब्लम जो है कंबोडिया पे एग्रेशन तो वो दिखाएगा ही ना, डोमिनेट तो करेगा जब वो पावरफुल है और वो डिस्प्यूटेड मानता है इसको, तो अगर वो कोई देश इसको कमजोर लगेगा तो वो तो उस पर और हक जमाएगा ना। मेरी बात आपको क्लियर होगी? तो ये ओवरलैपिंग एरियाज आ रहे हैं, जिसको क्लेम कंबोडिया कर रहा है उसको थाईलैंड भी क्लेम कर रहा है, जिसको क्लेम थाईलैंड कर रहा है उसको कंबोडिया भी कर रहा है। अब हमेशा हिस्टोरिकली देखने को, कहीं सालों से देखने को मिला है इन दोनों के बीच में छोटी मोटी टेंशन चलती रहती हैं। जैसे हम कभी बॉर्डर रोड बना लिए, चाइना ने बॉर्डर रोड बना लिए, या कोई बिल्कुल बॉर्डर के पास कोई विलेज बना लिया, तो कैसे क्या कहते हैं एग्रेशन आता है दोनों तरफ से। वैसे ही यहां पे कभी कोई रोड बन रही हो या फ्लैग होस्ट करे इन रीजन्स पे, तो कंबोडिया जो है एग्रेशन शो करता है और वहां से थाईलैंड एग्रेशन शो करता है। और रिसेंटली मई 2025 में ये इतना एस्केलेट हो गया कि दोनों की आर्मी जो है लड़ पड़ी और इसमें जो है आपका कंबोडिया का सोल्जर मारा गया। जब कंबोडिया का सोल्जर मारा गया तो कंबोडिया ने इसको मेरे दोस्तों आपका ग्लोबल लेवल पे लेके चला गया, राइट। ग्लोबल लेवल पे जाके इसने क्या किया, आपका क्रिटिसाइज किया किसको, थाईलैंड को। वहीं पे थाईलैंड ने बोला कि भाई देखिए हमारे पीएम के साथ ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। कंबोडिया के पीएम जो है थाईलैंड के पीएम के साथ हमने कॉन्वर्सेशन देखा और कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, ठीक है। वहीं पे इन्होंने फिर क्या कर दिया, दोनों ने एक दूसरे के बॉर्डर क्लोज कर दिए और ट्रेड बैन कर दी, जो अभी आप देखते हो नॉर्मली इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में चलता रहता है। अब आप देखिए कंबोडिया ने बोला कि भाई अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से बढ़ता जा रहा आने वाले टाइम पे अनसर्टेनिटीज बहुत है, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे चल रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2006 में जो मैंने कानून लाया था कंपलसरी सर्विसेज का, उसको वापस रिवाइव किया जाए। और अब इनने बोला कि 2026 से ये लागू हो जाएगा। कंबोडिया के जितने भी सिटीजन है 18 to 30 ईयर्स के बीच में, राइट, उनको कम से कम 18 मंथ्स की सर्विसेज जाना पड़ता था 2006 में। अब इन्होंने बोला 18 मंथ्स की सर्विसेज नहीं देंगे, कितने देंगे वो, 24 मंथ्स की सर्विसेज देंगे। मेरी बात आपको क्लियर होगी? उस वक्त नहीं पास हुआ, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट थे, लेकिन अब गवर्नमेंट बोल रहे हैं, पीएम हन बोल रहे हैं कि भाई देखो हमने किसी भी तरीके से कंबोडिया के डिफेंस बजट को बढ़ाना भाई, ये मैं प्लेज कर रहा हूं। हमें एक सेल्फ रिलायंट मिलिट्री फोर्स चाहिए ताकि हम अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर पाए, मॉडर्नाइजेशन हो पाए। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हो। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया
कि अब जो कंपलसरी सर्विसेज है वो 18 मंथ से बढ़ के कितनी होगी आपकी 24 मंथ्स हो चुकी है। अब वाई कंस्क्रिप्शन नाउ, बड़ी बार हम अभी बार बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। रीजनल मिलिटराइजेशन, यानी कि ऑलरेडी अगर आप देखोगे लाओस, वियतनाम और थाईलैंड की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कंबोडिया की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अब ये कंपलसरी कंस्क्रिप्शन करने से मतलब ये है कि एक क्लियर कट मैसेज है कि हम पॉलिटिकली पैसिव भी नहीं है, यानी कि अब हम रिएक्टिव नहीं होंगे, हम प्रोएक्टिव हैं और मिलिट्री वाइज वी आर नॉट वीक। आपको क्लियर कर दें, थाईलैंड ने मैंडेट किया है। अब आप थाईलैंड देखोगे तो थाईलैंड में मैंडेटरी है सब मेल्स के लिए कि मिलिट्री सर्विस उनको देनी है, लेकिन इसके लिए क्या होता है, लॉटरी सिस्टम निकलता है। लॉटरी सिस्टम यानी कि अब वो पार्टिसिपेट करते हैं एलिजिबल मैन, जिनको रेड कार्ड मिला, ठीक है, अगर उनको रेड कार्ड मिला तो वो 2 साल के लिए सर्व करेंगे, लगभग 24 महीने हो गए, है ना, 12 महीने 1 साल तो 24 महीने 2 साल। और अगर उनको ब्लैक कार्ड मिला तो उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब कंबोडिया को पता है कि भाई इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फोर्सेस, है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस से मदद मांगने से अच्छा है अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग करो। लेकिन चैलेंजेस हैं, कंबोडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कंबोडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, कंबोडिया का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, कंबोडिया की ट्रेनिंग इवन इतनी मॉडर्न नहीं है। इसके लिए कंबोडिया को बहुत पैसा लगेगा। और इवन ये भी है कि आप जब आप सिटीजन को फोर्सफुली क्या कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं सर्विसेज में, तो सिटीजन की तरफ से बैकलैश आ सकता है। आप इंडिया में अगर आप ये कर देंगे तो इंडिया में आपको बैकलैश देखने को मिलेगा। हाँ, पॉजिटिविटी भी बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन बैकलैश भी देखने को मिलेगा कि क्यों ये कंपलसरी किया जा रहा है। और ऑब्वियसली 18 इयर्स की एज में अगर कोई जाएगा तो उसकी हायर एजुकेशन जो है वो भी इंपैक्ट होगी ना, वो इंपैक्ट होगी। यूथ इंप्लॉयमेंट पे बहुत सारा ज्यादा असर पड़ सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल समझ आया। अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी कंट्री में मिलिट्री जो है या कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज जो हैं रखी गई हैं, कौन कौन सी कंट्री, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप मेरे दोस्तों अगेन यूपीएससी 2026, 2027, 2028, आप इनमें से किसी भी ईयर में अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन इन बैचेस में क्लोज हो रही है 20 जुलाई 2025। बैचेस आपके अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस है। अगर आप बहुत लो इनकम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन आवर कोर्स एट ओनली 999। लेकिन 999 में ज्वाइन करने के लिए आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इस 999 में जो आपको बैच मिलेगा उस बैच को हम बोलते हैं गोल्ड बैच, जिसमें आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस मिलेंगे। आपको टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल होगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। आपके डाउट सेशंस आपको क्लियर हो जाएंगे। आपको नोट्स जो हैं, क्लास नोट्स बोल लीजिए, लेक्चर नोट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, राइट। बाकी PRP MRP इसमें नहीं होगा बिकॉज कोर्स की अफोर्डेबिलिटी बहुत वो है। और याद रखिए इसकी जो वैलिडिटी है दैट इज अराउंड 18 मंथ्स, राइट, है ना। एक बार मैं वैलिडिटी आपको चेक भी करवा दूंगा। वहीं पे अगर आप डायमंड बैच चाहते हैं हमें सब कुछ मिले, यानी कि 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस भी हो, PRP प्रोग्राम भी हो, MRP भी हो। PRP क्या हो गया, इस बैच में एनरोल करने के बाद अगर आप हमारे वीकली और मंथली टेस्ट में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेंगे तो प्रीलिम्स देने से 4-5 महीने पहले आपको स्टडी IQ करोल बाग ऑफलाइन सेंटर में बुला के आपकी तैयारी जो है 100% स्कॉलरशिप में करेगा। आपके रहने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का खर्चा सारा स्टडी IQ का होगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपकी 100% जो है फुल फी रिफंड कर दी जाएगी, फुल फी रिफंड होगी। इवन इसमें मेरे दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक तो एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिले, और साथ में 7 डेज के अंदर आप रिफंड करवा सकते हैं। अगर मेरे दोस्तों आप हर महीने हमारे टेस्ट में टॉप करोगे तो आप 11,000 का कैश प्राइज ले सकते हो। 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप जो है आपके लिए अवेलेबल होगी। हर बच्चे के लिए एक मेंटोर असाइन किया जाएगा। किस बात की देरी है, तो आपको सिंपल क्या करना है, स्टडी IQ की वेबसाइट में जाना है। क्या स्टडी IQ की वेबसाइट में आप जाएंगे, राइट।
और जाते ही वहां पे आप देखेंगे ऑल कोर्सेज में, राइट, व्यू ऑल कोर्सेज में जाके आप क्लिक करेंगे और अब आपको बैच लेना है। बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन जो है क्लोज हो जाएंगी कब आपकी, मेरे दोस्तों याद रखिएगा, 20 जुलाई को। ईएमआई भी आपके लिए अवेलेबल है, ईएमआई पे भी आप ले सकते हो, अगर आप पूरा कैश ले सकते हैं। देखो, लेकिन अब अगर आपने डायमंड में ये लेना है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस, तो आपको RDX लाइव कूपन कोड इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, 29,999। प्लैटिनम कोर्स लेना है 24,999 और गोल्ड लेना है 10,999 मेरे दोस्तों। क्या 10,999 विल बी दी चार्ज, तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और अगर आप 2026 बैच में जाएंगे तो ये कोर्स आपको और सस्ता मिल जाएगा, राइट। सो सी यू ऑन दिस बैच, ज्वाइन कीजिए, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।